हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं। पहले जीएस पूरा हम लोग कवर करेंगे, इवन 11-12 के लिए कंप्यूटर साइंस भी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएस में हम पहले शुरू करें इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये 8वां वीडियो है। वीडियो बहुत छोटा छोटा होता है। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, नेहरू रिपोर्ट। और देखो, इसके कंटेंट तो कम होता है बट इसको समझाना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो मान लो जो किसी टेक्निकल सब्जेक्ट से एग्जाम देंगे उनको जीएस पता ही नहीं होता बिल्कुल। तो उनको बस ये फैक्ट करा दो तो उनको था कुछ भी पता नहीं चलेगा। इनके लिए उसके लिए उसको उनको स्टोरी बताना पड़ता है, इसलिए हम स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि याद हो जाए बिल्कुल। नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिन्ना का 14 पॉइंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, ये टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप 40 मार्क्स में जो 8 मार्क्स का मॉडर्न हिस्ट्री आता है उसके लिए निश्चिंत रह सकते हो। चलिए, पहला टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। बहुत अच्छा क्या क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिए आप लोग। ये तो आपको पता है, साइमन कमीशन आया था 1920, बना था 1927 में, भारत आया था 1928 को। तो साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था। हम लोग ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। बोला भाई, अगर आप भारत के लिए कानून बना रहे हो ना तो उसमें भारत का होना तो जरूरी था ना, आप भारत के किसी मेंबर को ही नहीं उसमें रख रहे हो। उसके अलावा हमने बोला साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बारे में कि साइमन कमीशन ने तो देश को और तोड़ने का काम किया, कि उसने सेपरेट इलेक्टोरेट का बोला कि और बढ़ावा दिया है, कि और ज़्यादा बढ़ावा दिया सेपरेट इलेक्टोरेट को। ठीक है, उसके बाद प्रोविंस को और ज़्यादा पावर देने की बात की है। तो जब हम ऐसे बोल रहे थे ना, हम ऐसे बोल रहे थे कि हम बाइकआउट करेंगे, ठीक है ना, और साइमन कमीशन की बात नहीं मानेंगे, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ भी अवहेलना करेंगे। तो उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जिस तरह आपको पता है ना, दो पोस्ट इंपॉर्टेंट होता था, एक वायसराय और एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब बना था, 1858 वाले एक्ट से बना था। ठीक है, और वायसराय वाला पोस्ट भी इसी समय आया था। ठीक है, तो जब हमने अवहेलना की तो सेक्रेटरी ने ऑफ स्टेट ने बोला कि भाई, भारत भारत के लोगों को बोला कि आप लोग खाली बोलते हो, क्या आप लोग ऐसा समझ, क्योंकि जब भी देखो 1919 वाला एक्ट, जो भी एक्ट आता था ना, वो समझ लो ब्रिटिशर्स के लिए उस समय संविधान था, कि वैसे ही सरकार को चलाना था, वैसे ही भारत को चलाना था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला कि भाई भारतीय, क्या तुम लोग ऐसा कॉन्क्रीट स्कीम बना लोगे, जिससे जिससे ऐसा संविधान बना लोगे जिसमें सबको फायदा हो, सबको अच्छा लगे। वो बोल रहे थे, वो बोल रहा था कि एक आदमी खुश होगा तो दूसरा दुखी हो, दूसरा खुश होगा तो तीसरा दुखी हो जाएगा। इसीलिए आप लोग बस बोलते हो, आप लोग ऐसा अच्छा से अच्छा कानून बना ही नहीं सकते जो सबको फायदा पहुंचाए। और हमें तो अखर गया ये बात, तो हमने इंडियंस लीडर ने एक्सेप्ट कर लिया है चैलेंज को। ठीक है, उसके अलावा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे, फरवरी में। ठीक है, 3 बार हुआ, फरवरी, मई एंड अगस्त 1928। और इसमें लोगों ने मीटिंग किया और एक कमेटी का गठन किया गया, एक कमेटी बनाया, जिस कमेटी का काम ही था भाई संविधान का आउटलाइन तैयार करो। पूरा पूरा संविधान है आउटलाइन की क्या होना चाहिए संविधान में। और उसके चेयरपर्सन कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इसीलिए इस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट ने सबमिट कब किया, 1928 में अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। पहली बार फरवरी में मिली थी और रिपोर्ट अपना कब सबमिट किया, 1928 में, अगस्त में। ठीक है, इस कमेटी के जो कुछ, इस जो कमेटी ने अपना एक आउटलाइन बनाया था संविधान को, उसके कुछ रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट क्या है, ये डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। ये पॉइंट है ना, यही पॉइंट भारत के जो उस समय के यंग लीडर थे, लाइक सुभाष चंद्र बोस, उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू को ये प्रॉब्लम था डोमिनियन स्टेटस वाले से। बाकी सारे पॉइंट से सब कुछ थे। रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट, जो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट हो रहा था ना, उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर रहे थे। बोले थे ऐसे तो देश टूट जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करते थे कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जबकि ब्रिटिशर्स अभी क्या किस बेसिस पे वोट देने का अधिकार देता था, एजुकेशन, प्रॉपर्टी और
कि जॉब के बेसिस पे। इक्वल राइट, इन्होंने क्या बोला कि वुमेन को इक्वल राइट मिलना चाहिए। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन बनाना, एसोसिएशन बनाना, ठीक है ना। उसके बाद यूनियन बनाना, एसोसिएशन बनाना, रिलीजन में भी फ्रीडम वगैरह मिलता था कि जो रिलीजन आप फॉलो करना चाहते हो ये सब मिला। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया गया, याद है आपको, अप्रूव किया गया अगला जो एनुअल सेशन हुआ ना दिसंबर 1928 में, उसमें। अब मैंने बोला था ना कि जो यंग लड़के थे उनको इशू था किससे, डोमिनियन स्टेटस थे। तो कौन से दो लोग इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया, क्या नाम था, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ध्यान देना, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, किसकी बात करें, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। और इन्होंने क्या बोला कि भाई डोमिनियन स्टेटस तो हमको चाहिए ही नहीं चाहिए, इन्होंने बोला कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है ना, डोमिनियन स्टेटस तो चाहिए ही नहीं चाहिए, सिंपल समझो। तो ये बिल्कुल अब मांग रहे, ऐसा मांग इन्होंने कर दिया कि अंग्रेज को बिल्कुल जाना ही जाना होगा। अंग्रेज कुछ नहीं चाहिए, हमको बस चाहिए पूर्ण स्वराज, स्वशासन वशासन कुछ नहीं, डोमिनेंट स्टेटस कुछ नहीं, अब पूरा आज़ादी चाहिए, अंग्रेज को जाना ही होगा यहाँ से। इन्होंने बिल्कुल ऐसे मांग कर दी। तो ये पूछ सकता है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग पार्टी किसने बनाया, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में आफ्टर नेहरू रिपोर्ट। देखो जो नेहरू रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट को तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मान लिया, बट जिन्ना के पास जब ले जाया गया तो जिन्ना ने बोला कि हम मानेंगे इसको, बट इसमें 14 पॉइंट मेरा ऐड होना चाहिए तभी हम इसको मानेंगे। बोला सीधा कि संविधान में, जैसे हमारा संविधान में 7 शेड्यूल है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, 3 पार्ट में बांटा है कि यूनियन सब्जेक्ट, ये स्टेट सब्जेक्ट, और उसके अलावा कनकरेंट, और इसके अलावा एक और अलग से है पॉइंट है, ये पॉइंट लाइन नहीं जुड़ा है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि कोई रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट यहाँ पे तीनों में नहीं दिया है उस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को होगा। बट जिन्ना क्या बोलता था कि जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है ना उसका कानून बनाने का अधिकार किसको मिले, प्रोविंस को मिले, यानी राज्य को मिले, या तो यानी प्रांत को मिले। क्योंकि इसको पता था जिन्ना को कि हम देश में तो सरकार नहीं बना सकते लेकिन प्रांत में तो बना सकते हैं, तो कुछ ऐसे पावर होने चाहिए वो प्रांत के पास होने चाहिए। ऑल प्रोविंस मस्ट बी गिवन इक्वल ऑटोनॉमी देना चाहिए, ऑटोनोमस देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये सिंपल बोले, थर्ड पॉइंट बोले कि माइनॉरिटी को अब रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सब में, रिजर्वेशन के सिंपल बात करते हैं। इन द सेंट्रल लेजिस्लेशन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शैल नॉट बी लेस देन 1/3। सेंट्रल यानी बोले जो सेंटर में जो पार्लियामेंट है ना वहाँ पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 1/3 नहीं होना चाहिए, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल ग्रुप शैल कंटिन्यू टू बी मीन्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। देखो ये यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट कोई छोड़ ही नहीं रहा था, ठीक है ना। At present, it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of joint electorate. बट इसमें बाद में इसने ये भी बोला कि हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए छोड़ने को तैयार है, बट जो वो पावर ज़्यादा मांग रहा था, ये पॉइंट है। एनी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट माइट एट एनी टाइम बी नेसेसरी शैल नॉट बी एनी वे अफेक्ट द मुस्लिम। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा नहीं कि पंजाब को 2 पार्ट में तोड़ दो कि मुस्लिम आधा इधर आधा इधर, बंगाल को ऐसे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, मतलब कहीं भी ऐसा स्टेट का डिवीजन ना हो कि मुस्लिम जो मेजॉरिटी में था वो माइनॉरिटी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रिलीजियस लिबर्टी मिलनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी बिल या कोई भी रिजोल्यूशन पास ही नहीं हो सकता अगर किसी कम्युनिटी का 3/4 मेंबर उसको मना कर दे। 3/4 ऑफ द मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी, चाहे छोटा से छोटा कम्युनिटी, अगर उसको अपोज कर दे तो बिल ही नहीं पास होगा। सिंध को बॉम्बे से अलग होना पड़ेगा। रिफॉर्म शुड बी इंट्रोड्यूस इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, ठीक है ना। सिंपल समझो, सारा ये एक ऐसा सारा पॉइंट बोला था ना, ये याद नहीं रखना है, लेकिन आपको इससे पता चला ना कि जिन्ना क्या चाहता था, जिन्ना चाहता ही नहीं था वो फॉलो करना, वो तो बस बहाने बना रहा था। ऐसा देख रहे हो, एडुकेट सर्विस, मुस्लिम को एडुकेट सर्विस मिलना चाहिए, ठीक है ना।
मुस्लिम कल्चर को, एजुकेशन, लैंग्वेज, रिलीजियस बचाना चाहिए। उसके अलावा 1/3 रिप्रेजेंटेशन शैल बी गिवन टू मुस्लिम इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट, कैबिनेट में भी 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को, ठीक है ना। और कोई भी संविधान में परिवर्तन न हो बिना प्रोविंस के कॉन्सेंट के, जब तक प्रोविंस ना बोले तब तक संविधान में कोई परिवर्तन न हो। तो ये बस वो अपना पॉइंट रख रहा था, ठीक है। अब अगला, ये बहुत अच्छा सेशन हुआ था, लाहौर सेशन। इसमें एक वर्ड याद रखिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बहुत अच्छे से, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, देखो स्वराज वर्ड आपको पता है किसने बोला था? स्वराज वर्ड किस सेशन में? 1906 वाले सेशन में दादा भाई नौरोजी, जिनको अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया बोला जाता था, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके देखो, अब 1928 में जब वो बात हो गया था, नेहरू रिपोर्ट आ गया था अगस्त के महीने में, तो कलकत्ता सेशन जो 1928 में हुआ था ना, वहाँ पे क्योंकि देखो जो यंग पर्सन थे ना, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का दबाव था कि डोमिनियन स्टेटस होना ही नहीं चाहिए। तो बाकी जो लीडर थे वो भी थोड़े इनके फेवर में एक बात बोल दी कि क्या बोल दी, कलकत्ता सेशन में बात हुआ कि अगर 1 साल के अंदर, क्या मैंने बोला कि 1 साल के अंदर अगर ब्रिटिशर्स भारत के डोमिनियन स्टेटस को अपना लेता है तो अगर ठीक है, नहीं अपनाता है ना, तो अब 1 साल के बाद वो डोमिनियन स्टेटस की मांग ही नहीं रखेंगे। किसकी मांग रखेंगे? पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे। समझ में आया? पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे। और पूर्ण स्वराज की मांग कैसे रखेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करके। तो कलकत्ता सेशन 1928 में क्या उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट अगर हमारा संविधान जो कि डोमिनियन स्टेटस पे बेस्ड है उसको 1 साल के अंदर नहीं अडॉप्ट करता है तो हम सीधा हम बोलेंगे कि हमारा गोल अब होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, उससे कम तो हम मांग ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ही नहीं, सरकार का, ब्रिटिशर्स का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ही नहीं, तो नेहरू रिपोर्ट तो लैप्स हो गया ना, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट तो 1 साल के लिए था ना, कि 1 साल के लिए डोमिनियन, 1 साल के अंदर अगर ब्रिटिशर्स डोमिनियन स्टेटस अपना लेता है तो ठीक है, नहीं तो खत्म। अब 1929 वाला जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू के बेटे, मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, 31 दिसंबर 1929 की बात है। एक फ्लैग जो कि ट्राई कलर फ्लैग बना था, इसको किस रवि के किनारे लहराया गया, फहराया गया? बैंक ऑफ रिवर रवि इन लाहौर, रवि रिवर के किनारे, ठीक है। और बोला गया, इसी सेशन में बोला गया, 31 दिसंबर को बोला गया कि अगले साल से 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। पहली बार इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया? 26 जनवरी 1931 को। उसके बाद बोला गया कि अब से हर साल मनाया जाएगा। और क्योंकि इस दिन हमने क्या बात की थी? इस दिन हमने बात की थी पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि अब तो हमको कम चाहिए, नहीं चाहिए। यही इसीलिए ये दिन इतना इम्पोर्टेंट है कि हम जब देश आज़ाद हो गया तो हम अपने गणतंत्र दिवस को इसी दिन मनाएं। कौन से दिवस को? देखो, हम तो मनाना चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को नहीं, 26 जनवरी को, बट 15 अगस्त ब्रिटिशर्स के लिए इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, और आप बोलोगे तो फिर हम अपना दिन क्यों नहीं? भाई ब्रिटिशर्स ने ही हमको आज़ाद दिया है, ब्रिटिशर्स छोड़ा तब तो हम आज़ाद हुआ। 15 अगस्त ब्रिटिशर्स के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि जापान 15 अगस्त को ही घुटने टेका था। 15 अगस्त 1945 को 2 बारी बम गिराया गया था ना, 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम। उसके बाद 15 अगस्त को जापान ने घुटने टेक दिया था, इसलिए अंग्रेज के लिए 15 अगस्त इम्पोर्टेंट डे था, ठीक है। तो 26 जनवरी को हमने क्या किया? संविधान को फोर्स में लाया। 26 जनवरी इसलिए क्योंकि हमारा तैयार हो गया था इसे, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था हमारा संविधान, लेकिन हमने फोर्स में कब लाया? कुछ महीना रुक के 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसलिए दिन इतना इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, CDM क्या है भाई? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कि हमको, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक गांधी जी का ही एक हथियार है। यह हथियार ऐसा है कि हम ब्रिटिशर्स के कानून को ही नहीं मानेंगे,
ब्रिटिशर्स के कानून को ही नहीं मानेंगे। ये सबसे खतरनाक वाला था, लड़ाई से बढ़ के था ये। तो अब हुआ क्या, लाहौर सेशन हुआ था ना 1929 में, इसने ऑथराइज किया था, ऑथराइज द वर्किंग कमिटी टू लॉन्च ए प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। और इसमें बहुत चीज, इसके अलावा इसमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स का कानून ही नहीं मानना है हमको, ठीक है। तो फरवरी के मिड में 1930 में क्या हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिली कहाँ पे, साबरमती आश्रम पे, ठीक है ना। और गांधी जी को पूरा पावर दिया कि सर आप ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ओपन कीजिए, जब आपका मन हो, जब मर्जी हो तब। तो गांधी जी ने बहुत सोचा विचारा कि यार किस चीज़ पे सबसे पहले मूवमेंट किया जाए। तो गांधी जी ने सोचा कि यार नमक जो सबको यूज करते हैं, तो उन्होंने गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट की, ठीक है। was started by गांधी जी on 12th मार्च 1930, ठीक है। 12 मार्च 1930 को फेमस दांडी मार्च 78 फॉलोअर के साथ, और बिहार के एक थे जिनको बोलते थे काको बाबू करके नाम था उनको। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या नाम था उनका, ठीक है ना। उनका नाम क्या था, एक बाबू करके तो कुछ बोलते थे उनको, बट उसका असली नाम क्या था आप प्लीज़ बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बिहार के थे वो, बिहार के इस 78 में से सिर्फ एक बिहार के गए थे। और लगभग 24 दिन की यात्रा की, कितने दिन की यात्रा की, 24 दिन की यात्रा की। कितना दूर चला, 378 किलोमीटर, साबरमती अहमदाबाद से लेके नवसारी गुजरात में, ठीक है ना। नवसारी गुजरात में, यहाँ पे क्या बोले, दांडी पहुंचे, दांडी यानी साबरमती आश्रम से चले और पहुंचे कहाँ पे, दांडी पहुंचे, गुजरात के सी कोस्ट पे। और 6 अप्रैल 1930 को क्या था कि सॉल्ट को पिक करना था वहां से, क्योंकि यही ना था कि देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मेन मकसद यही था ना कि यार कानून तारना, ब्रिटिशर्स के कानून को तोड़ना है, ठीक है ना। और सॉल्ट लॉ को तोड़ने का मतलब है सिंबल ऑफ इंडियन पीपल रिफ्यूजल, भारत के लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेज के कानून को रिफ्यूज कर रहे हैं, मानने से मना कर रहे हैं, ठीक है। अंडर द ब्रिटिश मेड लॉ, जो ब्रिटिशर्स का लॉ था उसको हम तोड़ दिए, 24 दिन लगा। और गांधी जी के बाद इसका प्रेसिडेंसी किसको जाना था, अब्बास तैयब जी का। अब्बास तैयब जी के बाद इसका प्रेसिडेंसी किसने जाना, किनके पास जाना था, सरोजनी नायडू जी का। इस मूवमेंट, ये मूवमेंट ऐसा नहीं है सिर्फ गांधी जी कर रहे थे, और अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग कर रहे थे। एक मालाबार में के केलापन कर रहे थे, जो कि हीरो थे वाइकोम सत्याग्रह के। ये कालीकट से पयानूर तक लिख गए ताकि सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर सके, याद रखना। मालाबार के क्या, के केलापन, ये हीरो थे वाइकोम सत्याग्रह के, और उन्होंने कहाँ से मार्च किया, कालीकट से पयानूर, ताकि सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जा सके। उसके बाद कुछ सत्याग्रही सिलहट भी गए थे, आसाम। उसके अलावा सिलहट इन आसाम से कहाँ गए थे, नावखाली गए थे इन बंगाल कोस्ट, ताकि सॉल्ट बना सके। सिलहट से, जो कि आसाम में, वहां से नावखाली गए थे, नौखाली। सी राजगोपालाचारी ने भी कहाँ से कहा के, त्रिचुनोपल्ली से लेके वेदारानियम, जो कि तंजौर कोस्ट पे, वहां पे गए। उसके बाद मतलब इन आंध्रा नंबर ऑफ सीवी राम्स, जो कि मिलिट्री स्टाइल कैंप था, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया सॉल्ट सत्याग्रह के हेडक्वार्टर के रूप में। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको क्या बोला जाता है, फ्रंटियर यानी सीमांत गांधी बोला जाता है। इन्होंने, इनका एक ग्रुप था जिसका नाम था नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरी ग्रुप, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या था, खुदाई खिदमतगार। इनको क्या बोलते थे, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। इनको हम रेड शर्ट बोला जाता है, रेड शर्ट, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में। मास अपसर्ज इन्होंने किया था पेशावर में, ठीक है ना। उसके अलावा पेशावर कांड के हीरो किनको बोला जाता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। उसके बाद जिया तरंग मूवमेंट के कहाँ पे हुआ था, नागालैंड में। प्रभावती देवी कहाँ पे की थी, चंपारण बिहार में, प्रभावती देवी चंपारण बिहार में। बेगूसराय की में क्या हुआ था, चौकीदारी टैक्स, जो चौकीदारी टैक्स होता था ना, देखो ब्रिटिशर्स क्या करता था, मान लो आपका एरिया है, वहाँ पे चौकीदार रख दिया, ब्रिटिश रख दिया कि लोगों को बोला कि भाई मान लो आपकी कोई सोसाइटी है, ब्रिटिशर्स ने बोला कि आपकी सोसाइटी के सेफ्टी के लिए यहाँ पे हम चौकीदार रख देते हैं, और चौकीदार को सैलरी आप लोग मिलके दे देना। और चौकीदार क्या करता था पता है, आपकी चौकीदारी ही नहीं करता था, आपकी निगरानी करता था कि आप क्या करें, वो ब्रिटिशर्स को सीधा बता देता था, ठीक है।
इट वॉज हेयर देर इज ए सोल्जर ऑफ गढ़वाली रेजिमेंट। इन्होंने गढ़वाली रेजिमेंट के लोगों ने क्या किया, जो क्राउड था उस पर गोली मारने से मना कर दिया। अब देखो ब्रिटिशर्स की हाल है, जो आर्मी ब्रिटिशर्स के अंदर ही काम कर रहे हैं, वो उन लोगों पे गोली चलाना बंद कर देता है जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन आर्मी के लोग भी तो उसी एरिया के थे ना, तो अपने भाई बाप पे कैसे गोली चला देंगे। उसके बाद क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर ज्वाइन द मूवमेंट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेडी थी, यंग रानी गैदिनलियू, ये थी, ये एक्टिवली सपोर्ट कर रही थी इस मूवमेंट में। उसके बाद अब हुआ क्या, जवाहरलाल नेहरू 14 अप्रैल को अरेस्ट हो गए, 14 अप्रैल 1930, और गांधी जी 4 मई को अरेस्ट हुए और इनको कौन सा जेल भेजा, यरवदा जेल भेजा गया। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंसिडेंट, दर्शना सॉल्ट वर्क्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 20 मई का बात है 1930 में, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल गांधी जी के बेटे थे, सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल, ये एक्चुअली रेडेड होता है, रेडेड, ठीक है, दर्शना साल्ट वर्क्स पे, मतलब ये वहाँ पे थे, तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा रिटेलिएट किया और अमन आर्म सत्याग्रह को बहुत मारा पीटा। एक इंसान था जिसका नाम था वेव मिलर, ये अमेरिकन जर्नलिस्ट था, बोले कि आज तक मैंने बहुत कुछ किया, मैं बहुत जगह मैंने लाइव कैप्चर किया, बट इतना ब्रूटैलिटी हमने कहीं नहीं देखा था। जहाँ पे हम दर्शना जो सॉल्ट वर्क्स के पास देखे ना, ऐसा ऐसा मंजर हमने कहीं नहीं देखा था, इतना खतरनाक, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया में देर इज नो, एक चला था नो टैक्स कैंपेन, कि हम टैक्स ही नहीं देंगे, चौकीदारा टैक्स वो देने से मना किया बंगाल में, एंटी चौकीदारा टैक्स था, और एंटी यूनियन बोर्ड एजिटेशन और इन यूपी ये भी देना से मना कर दिया। नो रेवेन्यू नो रेंट के, मतलब यूपी में ये था कि नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन, कि भाई रेवेन्यू ही नहीं है तो हम रेंट काहे का देंगे। उसके बाद आसाम में क्या किया, स्टूडेंट जो एजिटेशन स्टार्ट कर लिया गया अगेंस्ट कनिंगम सर्कुलर, कनिंगम का एक सर्कुलर, एक लेटर जो दिया था ना, उसके खिलाफ लोग चले गए थे, ठीक है। कनिंगम का क्या सर्कुलर था पता है, कि जो स्टूडेंट था ना उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, गार्जियन को बोला कि स्टूडेंट लोगों का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, नहीं होगा तो ये हटा देंगे, ऐसी बात कर रहे थे। एक मूवमेंट था बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था जिसका नाम था प्रभात फेरीज, ठीक है। और जहाँ पे चिल्ड्रेन वियर करते थे ऑर्गेनाइज इनटू ए वानर सेना और मंकी आर्मी एंड गर्ल फ्रॉम ओन मंजारी सेना और कैट आर्मी, ये बनते थे ताकि लोगों के बीच और अवेयरनेस जगा सके, ठीक है, कोई करवा रहे होंगे लीडर ही। उसके बाद 9 जुलाई 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और रीट्रेटेड द गोल ऑफ डोमिनियन स्टेटस, मतलब वायसराय ने क्या बोला कि सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल ये थक गए थे वायसराय, अब इनको लगा कि यार हाथ से बाहर चला जाए, तो उन्होंने बोला कि 9 जुलाई 1930 को हो रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आप वहाँ पे मिलिएगा ना, आपके बात को मान लिया जाएगा, ठीक है। और किसकी बात, अब देखो अब वायसराय अब किसकी बात करने लगा, डोमिनियन स्टेटस की बात करने लगा, ठीक है। तो ही ऑल्सो अलाउड तेज बहादुर सप्रू एंड MR जायकर शुड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ पीस, मतलब अब वायसराय क्या करने लगा, दो चीज़ करने लगा, एक तो बोला कि सर प्लीज़ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आ जाइए ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वैसे लंदन में होता था, जहाँ एक तो होगा कि आप लोग का बात मान लिया जा सकता है, और दूसरे ये पॉसिबिलिटी ढूंढने लगा वायसराय, किस चीज़ का पॉसिबिलिटी, कि कैसे न कैसे करके गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स के बीच और कांग्रेस के बीच बातचीत हो जाए, पीस हो जाए, शांति हो जाए। और उसके बाद 25 जनवरी 1931 को वायसराय ने क्या किया, अनाउंस किया अनकंडीशनल रिलीज, किसका, गांधी जी का, और उनको बोला कि सर आके आप हमसे मिलिए, और जहाँ पे उसके बाद ही गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ठीक है। तो इतना रहने देते इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे, अब ज़्यादा नहीं है, कितना होगा, एक वीडियो नहीं, हाँ एक वीडियो में हम कवर करा देंगे, ठीक है, ये एक नहीं, दो वीडियो में बाकी कवर हो जाएगा, ठीक है।
हाँ 2 वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ तक होता है वैसे करना, इंटरिम गवर्नमेंट माउंटबेटन बॉम्बे एक्ट्स, यहाँ तक हमको डिस्कस करना है कम से कम, ठीक है। तो हमको 2 वीडियो और चाहिए जिसमें हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा 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 कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फैला दीजिए आपके जिस भी दोस्त को ज़रूरत है। देखो ये 6 to 8 9 10th 11 12th किसी भी जीएस के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।